नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है वाह नवाब वाह के 5वें एपिसोड में। दोस्तों, अवध एक ऐसे क्षेत्र, एक ऐसे सांस्कृतिक प्रदेश का नाम है जो अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग के बारे में। दोस्तों, नेपाल की सरहद और गंगा नदी के बीच में उत्तर प्रदेश के 12 पूर्वी जिलों हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के समूह को अवध कहा जाता है। अवध की सीमाएं समय समय पर बदलती रही हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ प्राचीन काल में हिंदू राज्यों के, मध्यकाल में मुसलमानों के और नए युग में अंग्रेजों के राज्यों की स्थापना हुई। अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग का असली नाम था मिर्जा मोहम्मद मकीम और इनका जन्म भी वहीं हुआ था जहां अवध के पहले नवाब सादत खान बुरहानुल मुल्क पैदा हुए थे, यानी ईरान के खुरासान प्रांत के नैशापुर जिले में। दोस्तों, आपको बताऊं कि इनके पिता का नाम जाफर बेग खां था, जो कि ईरान में रहते थे और वहां पे जागीरदार थे, जिनकी शादी सादत खान की बड़ी बहन से हुई। तो सादत खान यानी कि अवध के पहले नवाब असल में सफदरजंग के मामा थे, जो बाद में जाकर इनके ससुर बने, यानी फादर इन लॉ। नवाब साहब 2 भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम था मिर्जा मोहसिन, जो इनसे उम्र में लगभग 3.5 साल बड़े थे। जब नवाब साहब सिर्फ 6 महीने के थे तब इनकी मां का देहांत हो गया। उसके बाद इनका और इनके भाई का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जो सादत खान की छोटी बहन थी। तो ईरान में दोनों भाइयों की परवरिश अपनी मौसी के घर हुई, या यूं कह लीजिए कि बचपन में नवाब साहब को अपनी मां का प्यार मौसी से मिला। 15 साल की उम्र तक ये अपनी मौसी के घर रहे। वहीं इन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा ग्रहण की और युद्ध कौशल सीखा। नवाब सफदरजंग जब 15 साल के हुए तो इनके मामा यानी सादत खान ने इन्हें ईरान से अवध बुलवा लिया। उनके बड़े भाई मीर मोहम्मद के साथ सफदरजंग सन 1723 में ईरान से सूरत बंदरगाह पे उतरे और कुछ दिन अहमदाबाद में बिताने के बाद ये दोनों बंगला की तरफ चल पड़े। दोस्तों, अगर बंगला नाम सुनकर आपके मन में कोई हवेली, कोठी या महल की फोटो आ रही है तो उसे तुरंत रिसाइकिल बिन में डाल दीजिए, क्योंकि बंगला एक शहर का नाम था जो अब फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मामा और भांजे ने अहमदाबाद से बंगला की लगभग 700 मील से भी अधिक दूरी 2 महीने में तय की। आप कहेंगे इतना समय लग गया? अरे जनाब, तो बात भी तो मैं 297 साल पहले की कर रहा हूं, हैं? तो 1723 में जब सफदरजंग अपने मामा के घर आए, यानी कि सादत खान के घर आए, तो इनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। ये भांजे इनके मामा को इतना पसंद आ गए कि अगले साल यानी कि 1724 में नवाब साहब ने अपनी बेटी की शादी इनसे तय करने का निश्चय कर लिया। अगले साल यानी कि 1724 में इनकी शादी सादत खान की बेटी सदरुन्निसा से हुई। उस समय सफदरजंग की उम्र थी 16 साल और इनकी होने वाली बेगम थी मात्र 12 साल की। तो दोस्तों, सफदरजंग की बीवी सदरुन्निसा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनके पिताजी यानी कि अवध के पहले नवाब जब ईरान से भारत आए तो इन्होंने तीसरा निकाह किया और उनकी बेगम के साथ जो दासी आई थी उस पर नवाब साहब का दिल आ गया और उस दासी से नवाब साहब ने विवाह किया। उस दासी और नवाब साहब की जो बेटी थी वो थी सदरुन्निसा। नवाब साहब और उस दासी की 4 और बेटियां हुई, यानी कि सदरुन्निसा की 4 और बहनें थीं, जिनका नाम था हनीफा बेगम, हुमा बेगम, मोहम्मदी बेगम और आमीना बेगम। तो 1724 में सफदरजंग को अपना दामाद बनाने के बाद सादत खान ने इन्हें अपने नायब यानी कि अपने सहायक के पद पर नियुक्त कर दिया
और कुछ समय के बाद दिल्ली में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से इन्हें अबुल मंसूर अली खां बहादुर सफदर जंग की उपाधि भी दिलवा दी। सफदर जंग का मतलब है युद्ध में शेर। सन 1724 से 1730 तक ये अवध में नायब सूबेदार के पद पे रहे। सन 1724 के बाद नवाब सादत खान के सभी महत्वपूर्ण युद्धों में सफदर जंग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1739 में जब नवाब सादत खान की मौत हुई तो अवध के दूसरे नवाब के पद के लिए 2 दावेदार सामने आए, जिसके बारे में संक्षेप में मैं आपको अपने पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं। अब आइए आपको विस्तार से बताता हूं कि सफदर जंग कैसे चुने गए अवध के दूसरे नवाब। अवध के दूसरे नवाब के पद के लिए जो पहले दावेदार थे वो सादत खान के भतीजे निसार मोहम्मद खां शेरजंग थे, जो कि सादत खान के बड़े भाई के बेटे थे। दूसरे दावेदार सादत खान के भांजे थे, जो कि सफदर जंग थे, जो कि सादत खान की बड़ी बहन के बेटे थे। अब किसे अवध के नवाब की गद्दी दी जाए, ये तय करना था दिल्ली बैठे मुगल बादशाह को कि किसे अवध की सूबेदारी दी जाए। शेरजंग को लगता था कि नवाब सादत खान के भतीजे होने के कारण वे नवाब साहब के भांजे यानी कि सफदर जंग की तुलना में नवाब साहब के ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। और सफदर जंग का कहना था कि मामू जान मुझको ज़्यादा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी लाडली बेटी की शादी मुझसे की और मैं ही उनका उत्तराधिकारी बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपना नायब भी बनाया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि उस समय भी लोग कोई भी महत्वपूर्ण पद पाने के लिए क्या क्या तिकड़म लगाते थे। ईरान का क्रूर शासक नादिर शाह उस समय दिल्ली में था और आपको बताऊं कि अवध का दूसरा सूबेदार चुने जाने में उसकी सहमति उस समय बहुत मायने रखती थी। जैसे ही सफदर जंग को ये पता चला तो सफदर जंग ने नादिर शाह को ये संदेश भिजवा दिया कि यदि अवध की सूबेदारी मुझे मिली तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। नादिर शाह तो था धन का लालची, उसने तुरंत अपनी सहमति दे दी और इस तरह से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सफदर जंग को अवध का दूसरा नवाब बना दिया। तो इस तरह से मई 1739 में सफदर जंग अवध के दूसरे नवाब चुन लिए गए। इसके बाद सफदर जंग अपने मामा के द्वारा बनवाए व बसाए बंगला में आकर रहने लगे और उन्होंने अपने इस स्थायी निवास को फैज़ाबाद का नाम दिया। फैज़ाबाद फारसी भाषा के फैज़ताबाद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लाभ या उपहार की आबादी। हो सकता है सफदर जंग को लगा कि उन्हें अवध की सूबेदारी उपहार में मिली है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम, इस शहर का नाम फैज़ाबाद रखा और इसे ही अवध की राजधानी भी बनाई। हालांकि फैज़ाबाद को अब अपने पुराने नाम अयोध्या से जाना जा रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि नवाब सफदर जंग का व्यक्तित्व बड़ा ही विवादास्पद और अविश्वसनीय था, पर उनका भाग्य बड़ा प्रबल था। और ये भी कहा जाता है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नवाब सफदर जंग किसी को भी अपना मित्र बनाने की कला में बड़े माहिर थे और मौका पड़ने पर उसी मित्र को धोखा देकर उसे अपना शत्रु भी बना लेते थे। अवध के नवाबों की कई पत्नियां और रखैले हुआ करती थी, लेकिन नवाब सफदर जंग के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे अवध के नवाबों में सिर्फ नवाब सफदर जंग ही एक ऐसे नवाब थे जिन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध नहीं रखा। वो हमेशा एक पत्नी व्रती रहे और उस भाग्यशाली पत्नी का नाम था सदरुन्निसा। तो दोस्तों, कैसे हुई अवध के दूसरे नवाब सफदर जंग की मौत और उनके मौत की खबर को क्यों कई दिनों तक सबसे छिपा के रखा गया और अपने पति की लाश को हाथी की पीठ पर लाद कर महल पहुंची सदरुन्निसा ने आगे क्या किया, ये सब बताऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, देखते रहें वाह नवाब वाह।